गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 266 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और उसमें भी सब्जेक्ट है साइंस के प्रश्न। इम्पोर्टेंट है ये। पीसीएस में भी 22 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और आरओ में भी इतने ही पूछे जाते हैं। तो बढ़िया प्रश्न होंगे सारे के सारे। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 266 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला है, मकड़ियों से रिलेटेड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है वो गॉसमिर रेशम कहलाता है और प्राकृतिक रेशम जो है रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राकृतिक रेशम कीड़े के कोकून या प्यूपा? देखिए, कोकून से ही प्राप्त किया जाता है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गॉसमिर रेशम कहलाता है, ये भी सही है। दोनों के दोनों ठीक हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, कच्चा रेशम यानी प्राकृतिक रेशम के उत्पादन के लिए रेशमी कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर या सिल्क फॉर्मिंग कहलाता है। प्राकृतिक रेशम कीट रेशा या इंसेक्ट फाइबर होता है जिसे रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। जो कीट होता है, कीट के प्यूपा द्वारा धागे को स्वयं के शरीर पर लपेटने से कोकून का निर्माण होता है। और भारत रेशम की सभी 5 वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करने वाला देश है। कौन कौन सी हैं वो? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा। और भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गॉसमिर रेशम कहलाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। जब चींटी काटती है तो क्या अंतःक्षेपित करती है वो शरीर में? मेथनॉल, फॉर्मिक अम्ल। देखिए, वो फॉर्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती है, सी है इसका आंसर। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या? शरीर में हल्का दर्द होगा, खुजली होगी और पिकनेस का आभास होगा, यानी चुनचुनाहट का। तीसरा प्रश्न है, नेफेंथीस खासियाना यानी घटपर्णी क्या है? एक कोरल है यानी प्रवाल है, एक कीटभक्षी पौधा है, एक वायरस, एक कवक यानी फंगस। नेफेंथीस खासियाना एक कीटभक्षी पौधा है, कीटों का भक्षण करता है ये, क्योंकि ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं ये। घटपर्णी यानी नेफेंथीस हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, ये द्विदलीय वर्ग नेफेंथीस कुल का कीटभक्षी पौधा है। नेफेंथीस खासियाना या घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, ये पौधे ऐसे स्थान पर पनपते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव होता है अथवा वे जमीन की नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है और इसे प्राप्त करने के लिए पौधे निकट आने वाले कीटों का भक्षण करते हैं। नंबर 4 है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक जैसा रखते हैं, वातावरण के तापमान के बराबर बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु यानी समतापी, ठीक है। तो हमेशा एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है इनका, जैसे कि मनुष्य हो गया या दूसरे स्तनधारी पक्षी भी आता है इसमें। तो समतापी यानी होमोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले जंतु वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक जैसा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं। अब स्तनधारी में मनुष्य भी है, बंदर भी है, गाय भी है। असमतापी की बात करें तो असमतापी के अंतर्गत मत्स्य वर्ग, उभयचर और सरीसृप इत्यादि आते हैं, यानी फिशेस, मछलियाँ, एम्फीबियन और रेप्टाइल। अब इनके अंदर क्या क्या आ सकता है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली नहीं है? मतलब उसका नाम मछलियों वाला है लेकिन वो मछली नहीं, कोई और दूसरा जानवर होगा। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। ये वास्तविक मीन है यानी ट्रू फिश है, सत्य मछली है। अब ये क्या है? ये रजत फिश है, क्रेफिश है, जेलीफिश है, कैटफिश है। ये कैटफिश है, डी है इसका आंसर। देखिए, कैटफिश जो है वास्तविक मीन है। रजत मीन की बात करें यानी सिल्वर फिश एक छोटा पंखीन कीट है। क्रेफिश की बात करें तो एक कड़े खोल का जानवर है। और जेलीफिश की बात करें तो वो मछली की श्रेणी में नहीं आती। मछली कौन सी है यहाँ पर? कैटफिश।
नंबर 6 पर आ जाइए। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं किसमें? ये आंसर है इनमें से, देखिए जंभिका दंत के। सांप के जहरीले विषदंत जो है वो रूपांतरित होते हैं जंभिका दंत के। डी है इसका आंसर। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों में 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। तो डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर यानी हूफ नहीं पाए जाते? खुर घोड़े में तो होते ही हैं, जैबरे में भी होते हैं, गाय में होते हैं क्या? गाय ऑप्शन में नहीं है। होती तो होते हैं उसमें भी। हिरण में भी होते हैं, गीदड़ में नहीं होते। गीदड़ में नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो भी गद्दीदार। बी है इसका आंसर। देखिए गीदड़ को छोड़कर सब में जो है खुर होते हैं, हूफ होते हैं। गीदड़ों के पैर में नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। गीदड़ के पैर नाखून युक्त होते हैं, गद्दीदार। नंबर 8 पर आ जाइए। जुगनू निम्नलिखित में से होता है क्या है जुगनू? और एक प्रश्न और पूछते हैं, जुगनू में जो चमक होती है वो किस एंजाइम के कारण होती है, किस चीज़ के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण जुगनू में वो चमक होती है। जुगनू एक इंसेक्ट है यानी कीट है। देखिए जुगनू जो है कीटो यानी इंसेक्ट का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। यह जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं। दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जुगनू की जो चमक होती है, जो लाइट होती है, वो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाएंगे? चट्टानों, एपीफाइट तो पेड़ के ऊपर पेड़, जैसे पेड़ है तो यहाँ एपीफाइट उगता है। चट्टानों पर उगने वाले कहलाएंगे शैलोद्भिद। ठीक है, रॉक प्लांट। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाएंगे? शैलोद्भिद। 10वां प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्र जनन स्थिरीकरण जीवाणु हैं यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? क्या होंगे वो? मृतोपजीवी तो नहीं होंगे वो, प्रोटोपघटनी होंगे, सहजीवी होंगे, पराश्रयी होंगे, क्या होंगे? सहजीवी होंगे। सी, सिम्बायोसिस। देखिए फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। एक और यह जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधा जो है इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये चीज़ शैवाल और कवक भी करते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? पुष्पकलिका कौन सी है? इसमें जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। लौंग है पुष्पकलिका तो। देखिए लौंग जो है वो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। एसएससी में बड़ा पूछा गया है प्रश्न, लौंग क्या है। 12वां प्रश्न है, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। देखिए एपीफाइट होता है प्लांट के ऊपर प्लांट, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा सा वृक्ष है, एक और छोटा सा पौधा यहाँ पर उग रहा है, तो किसके लिए उग रहा है ये? भोजन के लिए। भोजन तो खुद ही बना लेगा, वो खुद से हरा है, पर्णहरिम भी है इसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेगा। ठीक है, छाया की क्या ही जरूरत है इसको। ये होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इसके ऊपर उगता है ये। देखिए एपीफाइट या अधिपादप ऐसे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि पर्णहरिम पाया जाता है इनमें। यह सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर हैं यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। और इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है यानी एरियल प्लांट भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखें तो कौन है? आर्किड के पौधे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पौधों के तनों का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। सन है, पटसन है, जूट है, लेकिन कपास नहीं है। कपास जो है वो फ्लावर, फूल से निकलता है, फलों के बीज से, फलों के बीज से, न कि फूलों से। देखिए सन, पटसन, जूट के तनों की रेंटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण में लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। तो डी है।
लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? मानव रुधिर में, खरगोश के रुधिर में, मुर्गे के रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, सी है इसका आंसर। लेग हीमोग्लोबिन फली वाले पौधे जैसे अल्फा या सोयाबीन की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। एथेन के उत्पादन, मीथेन के उत्पादन, अम्ल के उत्पादन, अल्कोहल के उत्पादन। मीथेन यानी CH4 के उत्पादन, बी। देखिए, आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं और इसके मीथोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन यानी CH4 के उत्पादन में होता है। एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, CH4 कहाँ कहाँ से निकलती है, कई बार कराया है। ठीक है, पशुओं के रूमेन से भी निकलेगी, धान के खेतों से भी निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मेंडल, मॉर्गन, कैरोलस लिनियस, R.H. व्हिटेकर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, R.H. व्हिटेकर। देखिए, 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस वर्गीकरण में परिभाषित 5 जगत का नाम क्या है? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और वर्गीकरण का मुख्य आधार कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन और जातीय वृत्तीय संबंध। कौन सा एंजाइम प्रोटीन हाइड्रोलाइज करता है इनमें से? जाइमेज, माल्टेज, लाइपेज, पेप्सिन। प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है पेप्सिन और लाइपेज वसा को बसीय अम्लों में तोड़ता है। देखिए, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है। जठर ग्रंथियां पेप्सिन एंजाइम का स्राव करती हैं। जठर ग्रंथियां आमाशय यानी स्टोमक में पाई जाती हैं। वे पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइमों का स्राव करते हैं जो प्रोटीन का कार्य करते हैं। वे का मतलब यहाँ क्या है? वे पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइमों का स्राव करता है, आमाशय। बाकी जो दूसरे ऑप्शन में थे जैसे कि लाइपेज, लाइपेज एक एंजाइम है जो अग्नाशय रस में पाया जाता है यानी पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? वसा के विघटन के लिए उत्तरदायी है। अग्नाशय द्वारा ये स्रावित होता है और ये वसा को, लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है यानी ग्लिसरॉल अणुओं में जो है ये उनको हाइड्रोलाइज करता है। बाकी जाइमेज क्या करता है? जाइमेज को पढ़ सकते हो आप, ठीक है, एक फ्रेम में ले लेते हैं इसको। और माल्टेज, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेशन के योग्य बनाता है? डीएनए और आरएनए की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, केवल आरएनए की उपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण, वो लक्षण जो उसे सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए योग्य बनाता है, वो है केवल डीएनए की उपस्थिति, बी है इसका आंसर। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है एक हरे रंग का प्लास्टिड होता है जो एक पौधों की कोशिका के भीतर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। यह अर्ध स्वायत्त होती है और इसका अपना डीएनए है। डीएनए जो है प्रतिकृति बना सकता है और प्रतिलिपि बना सकता है। और प्रतिकृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए एक डीएनए टेम्पलेट और एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की मदद से अपनी प्रतिलिपि बनाता है। डीएनए की उपस्थिति ही क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उन्हें स्वयं प्रतिकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और राइबोसोम होते हैं जो स्वयं प्रतिकृति में सहायता करते हैं। एडिशनल है यहाँ पर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यह बैक्टीरिया, वायरस और वायरोइड्स की आनुवांशिक सामग्री है और डीएनए की तुलना में कम स्थिर होता है आरएनए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? डार्विन ने, लेमार्क ने, जॉर्ज पैलाडे ने, कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलस लिनियस। यहाँ जॉर्ज पैलाडे आंसर हो जाएगा, सी। देखिए, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं और वे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में जॉर्ज पैलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण भी कहा जाता है। इतना राइबोसोम के बारे में याद रखिएगा, दो प्रकार के ये होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ठीक है, 70S और 80S।
20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? मनुष्य, बंदर, केचुआ, सांप। देखिए, मनुष्य तो त्वचा से सांस नहीं लेता, वो तो फेफड़ों से लेता है। बंदर भी एक स्तनधारी है तो फेफड़ों से ही सांस लेगा। सांप जो है वो भी फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेता है, लेकिन केंचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है। एनालिड बी है इसका आंसर। देखिए, केंचुआ एक एनालिड जाति में पाया जाने वाला ट्यूब के आकार का कीड़ा है। वे आमतौर पर मिट्टी में रहते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और त्वचा से सांस लेते हैं। और केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये खेतों में इधर से निकलता है, फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है, नीचे से घुसता है, इधर से निकल जाता है, फिर यही चीज़ ऐसे करता है ऊपर। तो एक तरह से ये छेद बनाता चलता है, तो उससे क्या होता है, एयर अंदर आती है, जड़ों तक पहुँचती है। तो तालिका कुछ ऐसे बनेगी, केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेगा, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेगा, बंदर फेफड़ों से सांस लेगा, सांप भी फेफड़ों से सांस लेगा। फेफड़ा यानी लंग्स, ठीक है। इसको कभी कभी हिंदी में फुफ्फुस भी लिखा रहता है। तो जितने साइंस से रिलेटेड प्रश्न सभी में आते हैं जीएस में, हर एग्जाम में, तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखना, क्योंकि कुछ क्लिष्ट हिंदी में रूपांतरण होता है इसका। इसलिए साइंस और ज्योग्राफी के प्रश्नों का हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही एक बार देखकर टिक किया कीजिए। तो बढ़िया प्रश्न थे 20, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।